Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening and welcome to the Sunday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. Today we'll also be taking calls from you, our listeners, on mutual funds and matters related with them. So the numbers to call us on are 23314444, 23717106 or 23717117. And those of you who would be calling us from outside Delhi, please prefix 011. My name is Rajesh Lake, and with me is my co-anchor in Hindi, Amrish Saxena. नमस्कार। आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम आर्थिक खबरें लेकर आपके सामने मौजूद हैं। श्रोताओं, आज रविवार है और हर एक रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों को प्रोग्राम में सीधे शामिल करेंगे। आप हमें फोन करके म्यूचुअल फंड से जुड़ी कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 23314444 और 23717106 और तीसरा नंबर है 23717117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। आपके सवालों का जवाब देने के लिए कार्यक्रम में आमंत्रित हैं म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वार्म वेलकम। धन्यवाद। थैंक यू राजेश। और पहले हेडलाइंस लेके मौजूद हैं राजेश लेख। Country's merchandise exports spurt to $418 billion this fiscal. India on the cusp of a major economic recovery, and talks of possible stagflation are overhyped, says Niti Aayog Vice Chairman Rajiv Kumar. And government to set up anytime, anywhere post office savings scheme to allow online transfer of funds between postal and bank accounts. देश से सामान का निर्यात मौजूदा वित्त वर्ष में बढ़कर $418 अरब तक पहुंच गया। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि भारत तेजी से आर्थिक रिकवरी पर आगे बढ़ रहा है और अर्थव्यवस्था में रुकावट की बात बढ़ा चढ़ाकर दिया गया वक्तव्य है। किसी भी समय और कहीं भी, एनी टाइम एनीवेयर डाकघर बचत योजना जल्द ही लागू की जाएगी, जिससे डाक खातों से बैंक खातों में ऑनलाइन राशि ट्रांसफर करना संभव होगा। The country's merchandise exports spurted to a record high of $418 billion in the 2021 fiscal on higher shipments of petroleum products, engineering goods, gems and jewelry, and chemicals, according to official data released today. Outbound shipments touched an all-time high of $40 billion in the month of March 2022. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal told reporters here. Merchandise exports were worth $292 billion in the financial year 2020-21. The key export sectors which contributed to record healthy growth include petroleum products, engineering, gems and jewelry, chemicals and pharmaceuticals. The top 5 export destinations are the US, UAE, China, Bangladesh and the Netherlands. और इस बीच हमारे साथ फरीदाबाद से हमारे श्रोता राजकुमार जी जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, नमस्कार। बताइए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार, मार्केट मंत्रा की टीम को मैं प्रणाम करता हूँ। जी, सवाल पूछिए। जी, मेरे पास में सर 2 क्वेश्चंस हैं। पहले तो मेरे जो म्यूचुअल फंड का एक फैमिली 5 मेंबर्स की फैमिली है, उसमें मेरे पास जो फंड है एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड, एक्सेस फोकस फंड 25, एक्सेस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड, एसबीआई हेल्थ अपॉर्चुनिटी फंड, एसबीआई ब्लू चिप फंड, मिराया एसेट्स एंड लार्ज कैप फंड, मिराया एसेट्स एंड इमर्जिंग फंड, ब्लू चिप फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड,
HDFC Mid Cap Fund, Aditya Birla Sun Life, Frontline Equity Fund, DSP Quant Fund और ICICI Prudential Value Discovery Fund। और दूसरा सवाल है कि जो मेरा ये सारा इन्वेस्टमेंट डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू है, अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिटर्न वाइज, परसेंटेज वाइज कितना फर्क पड़ जाएगा? आपका पहला सवाल मुझे यही समझ में आ रहा है कि इतने ये फंड कैसे हैं। आपके पास अच्छे फंड है या ठीक ठाक फंड है? और ढेर सारे फंड हैं। और ढेर सारे फंड होने का एक नुकसान ये है कि हर में थोड़ा थोड़ा पैसा लगा रहेगा। जब उसमें किसी में भारी गिरावट होगी या कुछ होगा तो आप सोचेंगे कि इसमें बहुत कम पैसा लगा है, कोई बात नहीं। किसी में अगर बहुत अच्छा खासा रिटर्न आएगा तो भी उसमें आपका खासा पैसा नहीं लगा होगा। तो इंटरेस्टेड रहने के लिए और ये जो डाइवर्सिफिकेशन के साथ एक अच्छे फंड का चुनाव है और इसका जो उद्देश्य है, ये 3-4 फंड से पूरा हो जाता है। जब आपके पास इतने ढेर सारे फंड होते हैं तो हर एक फंड में 20 स्टॉक, 40 स्टॉक, 50 स्टॉक होगा। इसके वजह से आपके पास एक तरह से इंडेक्स फंड होगा। कुछ फंड अच्छा कर रहे होंगे, कुछ फंड खराब कर रहे होंगे, कुछ फंड बहुत अच्छा कर रहे होंगे और ये सब कुछ एवरेज हो जाएगा। और जब एवरेज हो ही जाएगा तो क्यों ना आप इंडेक्स फंड खरीदें, क्योंकि तब निश्चित तौर पे आप उनका खर्चा कम होगा। इंडेक्स फंड बहुत सस्ते दाम पे एक्टिव फंड की तुलना में मिलते हैं और बहुत ढेर सारे फंड होने की वजह से आपने इंडेक्स फंड कर लिया। तो मेरी सलाह होगी कि आप 3, 4, 5 फंड में अपना पैसा रखें। इसका कोई स्ट्रैटेजी होना चाहिए। 2 या 3 फ्लेक्सी कैप फंड और 1-2 अगर आपको कोई खासा सेक्टर फंड अच्छा लगता है, स्मॉल कैप अच्छा लगता है, तो ये भी एक अच्छा पोर्टफोलियो है। 1-2 स्मॉल कैप, 1-2 मिड कैप और 1-2 लार्ज कैप, इससे भी आपका 5 से 6 फंड पे आपका ये बहुत अच्छा वेल डाइवर्सिफाइड अच्छे फंड में फोकस, और ये सब फंड आपके पास है। तो आपके पास जिसमें पैसा है, देखिए कि धीरे धीरे उसमें ज्यादा पैसा लगे। एक स्ट्रैटेजी बनाइए और उस पर बने रहिए और धीरे धीरे अपना पैसा वहां पर रिलोकेट कीजिए। डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान के खर्चे का अंतर अलग अलग फंड में अलग अलग है, लेकिन मेरी उम्मीद होगी और ये काफी तेजी से बदलता रहता है और इसके बारे में निश्चित तौर पे कह पाना, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि जैसे पराग पारिक का फंड है, डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान में आधे प्रतिशत का अंतर रहता है। दूसरे फंड में ये कई बार आधे प्रतिशत का, 40 बेसिस पॉइंट का या 1% का इतना अंतर भी हो सकता है। इस वेरिएबल बड़े अंतर का कई बार ये कारण होता है कि सेबी का जो रेगुलेशन है वो ये कहता है कि आपके उसमें केवल यही स्पेसिफाई किया हुआ है कि रेगुलर प्लान का एक्सपेंसिव कैसे होगा, उसमें सीमाएं बनी हुई हैं और उन सीमाओं में और अलग अलग हेड्स बने हुए हैं। उन सीमाओं में, उन हेड्स में जो कमीशन होता है उसको घटा करके डायरेक्ट प्लान का खर्चा बन जाता है। तो आप देखेंगे कि कई बार कुछ बड़े अच्छे शानदार फंड जो कि जिनमें ज्यादा कमीशन होगा, वो ज्यादा कमीशन घटा देने पे उनका एक्सपेंस बहुत कम लगने लगता है। आप देखेंगे कि एक स्मॉल कैप फंड है एक्सिस का, उसका करीब 40 बेसिस पॉइंट खर्चा बैठता है, क्योंकि अगर उसमें 1-1.25% का अगर कमीशन दिया गया है तो उसको घटाने के बाद उतना ही पैसा बच जाता है। तो और ये बदलता रहता है। डायरेक्ट प्लान के लिए कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, कमीशन कम करके हो जाता है। अगर फंड कंपनी कमीशन कम देने लग जाए तो अंतर कम रहेगा। We are joined in now by Gautam from Delhi. Gautam, we welcome you. Please ask your question. थैंक यू वेरी मच। सभी को मेरा नमस्कार। वीरेंद्र जी, पहला प्रश्न ये है कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल या इलेक्ट्रिक व्हीकल और एंसिलरी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने वाला म्यूचुअल फंड बताइए, अगर आप बता सकें तो। दूसरा, मैं एक ऐप के थ्रू, गूगल प्ले स्टोर की ऐप के थ्रू शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ। दैट ऐप हैज अ फंक्शनलिटी कि आप उसके अंदर आउटसाइड के म्यूचुअल फंड, मीन्स जैसे डिफरेंट म्यूचुअल फंड हाउस है, उसके म्यूचुअल फंड को आप एक जगह पे देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए वो आपकी ईमेल आईडी का एक्सेस रिटेन करती है। क्या ये सेफ है, डेटा प्राइवेसी? बिकॉज उसके अंदर आपकी ईमेल आईडी पे आपकी सैलरी की स्लिप, आपकी बैंक स्टेटमेंट वगैरह भी आती हैं। तो काइंडली गाइड। थैंक यू। कोई खास ऐसा फंड नहीं है जो कि
इलेक्ट्रिक व्हीकल में इन्वेस्ट करता हो। और ये एक बड़ा माइग्रेशन हो रहा है और इसमें इसकी स्थिति क्या बनेगी ये कहना मुश्किल है और कोई खास फंड नहीं है जो कि ऐसा होगा। आप ये जो कह रहे हैं कि कुछ ऐसे ऐप आ गए हैं जो कि आपके अकाउंट का एक्सेस लेते हैं और जिसकी वजह से वो आपके स्टेटमेंट और सारे इंफॉर्मेशन को रीड कर पाते हैं और इससे वो आपका पोर्टफोलियो मेंटेन होता है। मैं आमतौर पे इससे बचता हूँ। मेरी वेबसाइट भी बहुत सारे लोग वहां पर आकर के अपना पोर्टफोलियो अपलोड करते हैं, लेकिन मैं कभी भी हमने डिजाइन के तौर पे ये निर्धारित किया है कि हम लोगों के अकाउंट में, ईमेल अकाउंट में एक्सेस आमतौर पे नहीं लेंगे। और मुझे इन कंपनियों पे के भरोसे में कोई कमी नहीं लगती है, या ये वेल डिजाइन है, सिक्योर होगा। लेकिन फाइनली कोई भी कंपनी में बहुत सारे लोग काम करते हैं और आपका प्रिवेसी अगर वहां पे ब्रीच होता है या जो लॉगिन क्रेडेंशियल्स है मेल के एक्सेस का, तो वो आपके और भी बहुत सारे इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं जिसकी कि उसमें जरूरत नहीं होती है। तो इस तरह के एक्सेस को नॉर्मली अवॉइड करना चाहिए ताकि फ्यूचर, क्योंकि उसमें आपका बैंक का भी डिटेल्स होगा, पैन का भी डिटेल्स होगा और आदमी के रिस्क से मुझे इन सिस्टम्स के रिस्क में मुझे लगता है कि काफी वेल डिजाइंड होगा, वेल स्ट्रक्चर्ड होगा, ये लोग समझदार लोग होंगे और ये ऐसे वहां पे मैल इंटेंशन नहीं होगा। लेकिन किसी खास आदमी के चलन पे मैं भरोसा नहीं करता हूं और मेरी आमतौर पे सोच यही है कि लोग देखभाल के। लेकिन एक खास अच्छा चीज म्यूचुअल फंड में ये है कि अगर कोई आपके साथ आपकी कोई ब्रीच हो भी जाता है तो आपका पैसा आपके खाते में ही आएगा और आपका निवेश केवल आपके खाते से ही जाएगा। तो मुझे लगता है कि बैंक अकाउंट का एक्सेस ज्यादा खतरनाक है, मेल अकाउंट ब्रीच होने पे, कॉम्प्रोमाइज होने पे ज्यादा खतरा है। म्यूचुअल फंड के डिजाइन से ही काफी सुरक्षित है और सेबी एक इस बारे में नियम भी ला रही है। अभी तक एक खतरा हो सकता था कि आपका कोई इन्वेस्टमेंट शरारत करने के लिए आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट रिडीम कर दे, जिसकी वजह से आपको एग्जिट लोग भी लग जाएगा, इनकम और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स भी लग जाएगा। सेबी इस चीज का प्रावधान कर रहा है या किया गया है कि आपको रिडीम करने के पहले 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, आपके फोन पे कोड आएगा और आप कोड से कंफर्म करेंगे, उस कोड कंफर्मेशन के बाद ही आपका पैसा रिडीम होगा। तो एक तो म्यूचुअल फंड अपने डिजाइन से सेफ है और एक एक्स्ट्रा लेवल ऑफ सिक्योरिटी बिल्ड किया जा रहा है कि कोई आपके निवेश का रिडेम्पशन ट्रिगर ना करे। जी, और दिल्ली से हमारे श्रोता जय सलूजा जी लाइन पे हैं। जय नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। दिस इज जय सलूजा जी, दिल्ली। वीरेंद्र जी, गुड इवनिंग टू द एंटायर टीम। माय क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द डिफरेंस इन रोल ऑफ CAMS एंड Karvy? And now that there was some irregularity with Karvy, so CAMS is the overall in charge. And one more thing is that as the AUM is increasing day by day, will it be beneficial to the CAMS and it will grow? Thank you. No, CAMS and Karvy are in the same business. Both are the registrar and transfer agent. In fact, Karvy is more into transfer agency business, like, they are the a transfer agent for Reliance Industry and many other companies as well. CAMS specializes, or it has a larger business in terms of mutual fund transfer agency activity, but both are competing in the marketplace in the same business, and they are both regulated by SEBI for this activity for IPO, for companies as well as mutual funds. For many companies, CAMS is the registrar and transfer agent, and for the others, for quite a few, it is Karvy. There was a problem with Karvy that was in its broking business where something happened. There was some kind of fraudulent thing that happened, and so they shared a name. And subsequently, or even before that, the Karvy's registrar business was sold off to some private equity investors, and it changed its name as well before that, and it became K-Fintech. So K-Fintech and CAMS are in the same business. Karvy used to be associated with the promoter of the Karvy stockbroking and the other business which landed into trouble. The owners were the same no longer. They are the same owners. So and CAMS and Karvy are
competing. Rising AUM, the key thing is to notice that, these registrars, they benefit on a per transaction basis. More, investors coming in, more account statement to be sent. So, it's a transaction-based revenue stream. More dividends to be paid. So they are actually paid for the activity that they do. And many of the activities that they do, that is also getting increasingly more digital fund companies. But then this is a nice duopoly that has come about. And with rising number of, mutual fund investors and rising number of, mutual fund investing activity, they will be a beneficiary of that. और हमारे पास खजुराहो से जितेंद्र लाइन पे हैं। जितेंद्र नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? नमस्ते सर जी, सवाल सर मेरा क्वेश्चन है सर कि जो म्यूचुअल फंड होता है और जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, तो मार्केट कैप जो शेयर मार्केट में है वो मतलब किसका है, म्यूचुअल फंड का है या रिटेलर जो इन्वेस्टर होते हैं उन लोगों का है? जो मैं आपका सवाल समझ पा रहा हूँ, सारे छोटे निवेशक बाजार में सीधे तौर पे लगाते हैं और बहुत सारे छोटे निवेशक म्यूचुअल फंड के जरिए लगाते हैं, और बहुत बार वही निवेशक म्यूचुअल फंड के जरिए भी लगाते हैं और शेयर बाजार में सीधे तौर पे भी लगाते हैं। अगर इसकी तुलना करें कि म्यूचुअल फंड के जो इन्वेस्टर्स हैं, ये हम लोगों ने देखने की कोशिश की थी। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड करीब करीब बराबर होंगे। ये हर 3 महीने पे हर एक कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न स्टॉक एक्सचेंज में फाइल करना होता है। उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड में निवेश बढ़ रहा है, लेकिन उस रफ्तार से इक्विटी फंड में नहीं बढ़ रहा है। और पहले से भी भारत में सबसे बड़े निवेशक जो है वो है प्रोमोटर्स, जो कंपनियों के मालिक जिन्होंने प्रमोट किया था। उसके बाद आता है इंडिविजुअल इन्वेस्टर और उसके बाद आते हैं विदेशी निवेशक। विदेशी निवेशक का एलोकेशन काफी बड़ा है उसमें, हालांकि पिछले 7-8 महीने से उसमें थोड़ी गिरावट आ रही है, लेकिन कोई ऐसी बहुत बड़ी गिरावट नहीं आ रही है। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन सबसे नीचे आते हैं। तो मैं जो ये डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूँ, उसमें म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी दोनों को जोड़ करके मैं ये बता रहा हूँ। Gaurav from Ghaziabad, please stay with us as we tell you that India is on the cusp of a major economic recovery and talks of possible stagflation are overhyped, as a strong economic foundation is being laid with the reforms carried out by the government over the last 7 years, Niti Aayog Vice Chairman Rajiv Kumar said today. In an interview to the news agency, Rajiv Kumar asserted that it was quite clear from all accounts that India will remain the fastest growing economy in the world, notwithstanding economic uncertainties triggered by the Russia-Ukraine war that is also impacting global supply chains. और यहाँ पर हम मार्केट मंत्रा कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक। उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 870-001-4242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242। Welcome back to Market Mantra. Gaurav from Ghaziabad is with us. Gaurav, we welcome you. Gaurav, please ask your question. I think we've lost touch with Gaurav. और यहाँ पर राजेश हम लेते हैं आज की दूसरी हेडलाइन स्टोरी। सरकार ने कहा है कि किसी भी समय और कहीं भी एनी टाइम एनीवेयर योजना डाकघर बचत योजना लागू करने की प्रक्रिया चल रही है। इससे डाक खातों में बैंक खातों में ऑनलाइन राशि ट्रांसफर करने की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। इस एनी टाइम एनीवेयर योजना को लागू करने के लिए देश भर के करीब 96% डाकघरों को कोर बैंकिंग प्रणाली से जोड़ा जा चुका है।
देश में कुल 1,58,526 डाकघर हैं, जिनमें से 1,52,514 कोर बैंकिंग प्रणाली के तहत लाए जा चुके हैं। इससे मौजूदा डाकघर बचत बैंक के मौजूदा खाता धारकों को तो मदद मिलेगी ही, नए लोग भी डाकघर बचत खाता आसानी से खोलने के लिए प्रेरित होंगे। सरकारी सूत्रों के अनुसार डाकघर खातों से बैंक खातों और बैंक खातों से डाकघर खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए NEFT और RTGS सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। Joining us now from Gurgaon is SD Khanna. We welcome you. Please ask your question. My question is that somebody is using my mobile number with SBI monthly installment for mutual fund. Now, I have reported this to SBI couple of times. जैसे जी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उनका नंबर हमारे पास गलत रजिस्टर्ड है, लेकिन एनीवे ये उनका अलग से अकाउंट है। किसी और संस्थान को मैं रिपोर्ट कर सकता हूँ कि मेरा मोबाइल नंबर जो है SBI में कोई और म्यूचुअल फंड के लिए SIP के लिए यूज कर रहा है? जी हाँ, सरकार को जरूर खबर कीजिए, लेकिन SBI म्यूचुअल फंड वालों का कहना ये ठीक है कि इससे किसी और ने आपका नंबर दे दिया है तो खतरा उसे है, ना कि आपको। Okay, we've got this message from Sushma. She's asking if the option of two parallel tax structure is still available with us. Yes, the parallel tax structure which was facilitated 2 years ago, that 15 lakh rupee no exemption and give a flat tax or take the exemption, that is still available. Okay. Now that we have entered in the new financial year and most of us are now required to give a declaration in office on what investments we plan to make this year, so that the tax TDS can be deducted accordingly, how does one proceed with it? I think, it's pretty straightforward. A lot of people have prior commitment to ATT investments and people are also used to it. Anybody in the vicinity of, 15 lakh rupees and less, for him the old system works better. Because, that person, anybody who has little less than 5 or up to 15 lakh rupees income, they should try and take the full advantage of ATC and ATTCD, which is 50,000 rupees going into the NPS and 1.5 lakh rupees, taking the full advantage of, ATC, whatever be the form, whether it be the insurance or tax saving fund or PPF, and that way you are able to, tax save his money earned. And based on that, whatever is the TDS, tax, withholding tax, the tax reduction at source should be intimated. And it is ideal that, if you have been doing your PPF investment as ATC, then carry on. Do it as, even now, as soon as possible. Because, your money keeps earning more money till, even while it will get the tax rate. Even tax saving fund, start, because, the advantage of, averaging as well as the discipline. Because a lot of people face difficulty when they don't plan it till March, and then they are faced with the difficulty of, making a large investment in March, and that actually disrupts their whole budget. So be methodical about it. Earn every month, save every month, and tax saving should also happen every month. From Ghaziabad, we are joined in by Gaurav. Gaurav, we welcome you. Hello. Ji, Gaurav, ask your question, please. My son is 20 years old. He wants to invest 10,000 in SIP every month, direct plan. So I advise him for mid-cap, for maximum return. So आप क्या suggest करेंगे? Large cap, mid-cap, या flexi cap, या multi-cap, या जो मैं कह रहा हूँ mid-cap, because उसका time है और उसको कोई ऐसी problem नहीं है. He can not sustain volatility वगैरह, but return अच्छा है, तो मैं तो उसको advise कर रहा हूँ कि mid-cap पे चले जा आप. हाँ, बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए. मिड कैप में लगाना चाहिए, स्मॉल कैप में लगाना चाहिए, या कोई और जब ये से संभव हो पाएगा किसी विदेशी फंड में लगाना. और कोशिश कीजिए कि वो इस शुरुआत का जो फेज होता है बचत करने का, उसको लर्निंग अपॉर्चुनिटी, तो आप उसे इनकरेज कीजिए कि
वो जाने कि क्या कर रहे हैं और उनको इनकरेज कीजिए कि वो सवाल पूछे, ना कि आप सवाल पूछ करके उन्हें बताएं। वो मेरे ख्याल में काफी खासा फायदेमंद होगा उनके लंबी जिंदगी में। So, Dhiren, is there a framework? I'm going back to the previous question that we asked about, the TDS that needs to be discussed, decided upon. So, is there a framework which can be followed to decide whether one should opt for the new tax structure or the old one? Yeah, there is a framework. We have done the calculation, and if you have, the second or first, it doesn't matter. Once you earn, your earning is 15 lakh rupees and more. 15 lakh rupees and less, the older method works. Okay. So what should one do after deciding the tax structure that one has chosen? What are the steps to be? Then I think, it depends on how much can you save. And if you have, if you can save 2 lakh rupees, then just divide it by, this is just the time to start that. And which means that start investing 16,500, 16,600 rupees every month, and you will be able to, without much of a problem, be able to avail the ATC advantage and ATCCD advantage. So depending on all your prior commitments, have you bought some insurance policy? Is there a child's tuition fee going, which is also an eligible investment? So do that calculation. Start your investment and be methodical about it. Spread it over the next 12 months. जी, और इस बीच दिल्ली से हमारे श्रोता सतीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। सर, मेरा क्वेश्चन यूटीआई म्यूचुअल फंड के बारे में है। जी, मैंने 15-20 साल पहले मास्टर गेन में, मास्टर शेयर में और इसका जीआईसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था। जी, उनका कोई रिटर्न नहीं आया, कुछ खास नहीं है। क्या कारण है कि इतना लॉस इनको रहा और गवर्नमेंट क्या एक्शन लिया इन लोगों पे? नहीं, मास्टर शेयर और मास्टर गेन था वो बदल करके इक्विटी, यूटीआई का इक्विटी प्लान हो गया है। और इन दोनों फंड में ये बहुत पुराना है। मास्टर शेयर भारत का सबसे पुराना इक्विटी फंड है, जिसकी शुरुआत 1986 में हुई थी। और शुरुआत में कुछ साल से इसका प्रदर्शन बहुत अच्छा था, फिर उसके बाद थोड़ी गिरावट रही और पिछले 4-5 साल से ये फंड अच्छा कर रहा है। बल्कि पिछले 1-2 साल से मास्टर शेयर का प्रदर्शन खासा अच्छा है। और दूसरी खास चीज जो कि म्यूचुअल फंड में खास बात मायने नहीं रखता है, लेकिन मास्टर शेयर हर साल लगातार आपको डिविडेंड भी देता रहा है। आप इनके रिटर्न्स को बारीकी से देखिए। मास्टर शेयर और यूटीआई का इक्विटी फंड, इनका प्रदर्शन बहुत डिसअपॉइंटिंग नहीं रहा है। बल्कि अगर आप इसको फिक्स्ड इनकम से तुलना करेंगे भारत में, तो उससे ज्यादा ही रिटर्न आपको मिला होगा। हाँ, ये बेहतरीन फंड शायद हमेशा नहीं रहा है और कोई भी इक्विटी फंड बेहतरीन हमेशा नहीं रह सकता है। और बीच का एक दौर था 5-7 साल का, अर्ली 2000 में या लेट 90s में, 99, तो उस समय 97-98 का फेज था, जिस समय इसका प्रदर्शन कमजोर था। लेकिन इतनी लंबे फेज में देखे तो इसका प्रदर्शन उतना डिसअपॉइंटिंग नहीं है जितने निराश आप लग रहे हैं। और जीआईसी का जो फंड है वो तो खत्म हो चुका और उसका रिडेम्पशन आपको, प्रोसीड्स आपको ढूंढना चाहिए। और उसका रिडेम्पशन आपका खोया नहीं होगा, उसको जरूर पता करें। और यूटीआई के भी जो ये दोनों फंड हैं, इनको आप देखिए कि इनका अकाउंट स्टेटमेंट आपके पास आ जाओ, क्योंकि जब आपने दिया था तो इनकी शुरुआत हुई थी क्लोज एंड फंड के तौर पे, और अब ये दोनों ओपन एंड फंड है और इनका अकाउंट स्टेटमेंट आप यूटीआई के ऑफिस जाकर ले लें, ताकि इस पैसे को कभी जरूरत पड़े तो निकालना आपके लिए आसान है। धीरेन जी, अब चलते हैं हम कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। इस कार्यक्रम में भाग लेने और श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका धन्यवाद। Thank you, Dhiren, for being with us. And before we close the headlines once again, country's merchandise exports spurred to $418 billion this fiscal. India on the cusp of a major economic recovery, and talks of possible stagflation are overhyped, says Niti Aayog Vice Chairman Rajiv Kumar. And government to set up anytime, anywhere post office savings scheme to allow online transfer of funds between postal and bank accounts. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.